लास्ट पार्ट के अंदर जो मेन एग्जामिनर थे उन्होंने झाऊ से कहा था तुमने चीटिंग करी है, तुम इस मैच को हार चुके हो, इसीलिए तुरंत ही इस जगह से निकल जाओ। लेकिन झाऊ उस जगह से नहीं निकलता और तुरंत ली युआन के बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखने के बाद ली युआन का बीस्ट भी इस हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। जब झाव होता है वो ली युआन की ब्रेथ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा था। वो ली युआन के पेट की ब्रेथ को देखकर बोलता है इसकी ब्रेथ भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये मेरी ब्रेथ जितनी स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो ली युआन का बीस्ट होता है वो अपने पावरफुल एटॉमिक अटैक को तैयार करने लगता है, जिसे देखकर अब उसकी भी हालत खराब होने लगती है। वो सोचता है इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही कौन सा अटैक करने वाला है, और तुरंत ही वो उस अटैक को उसके ऊपर कर देता है। जैसे ही ये अटैक उसके बीस्ट के ऊपर होता है तो अब उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये अटैक कोई नॉर्मल अटैक तो बिल्कुल भी नहीं था। इसमें काफ़ी ज़्यादा एटॉमिक पावर लगी हुई थी, जिस वजह से जैसे ही उसका बीस्ट बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाता है तो उसके मुंह से भी खून आने लगता है। इसी के साथ जो मेन एग्जामिनर होते हैं वो सभी के सामने कहने लगते हैं आज मैं सभी के सामने घोषित कर देता हूँ जो ली युआन है वो इस कॉम्पिटिशन का चैंपियन है, और उसने इस कॉम्पिटिशन को पूरी ईमानदारी के साथ जीता है। क्योंकि उसने चीटिंग करी थी उसके बाद भी वो इस कंपटीशन को जीत चुका है। ली युआन भी तुरंत ही नीचे आ जाता है और अब अपनी पावर्स को इतना ज़्यादा शो करवाने के बाद उसकी भी जो एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी। जितने भी स्टूडेंट इस जगह पर होते वो कहने लगते हैं उसने जो एस रैंक का सोल था, बीस था, उसे तो हरा ही दिया, लेकिन फिर भी वो एक ई रैंक का होने के बाद भी ऐसा कैसे कर सकता है। वो बिल्कुल भी एक ई रैंक का बीस नहीं हो सकता, क्योंकि एक ई रैंक का बीस इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। वो ज़रूर एक एस रैंक का बीस्ट है, और वैसे भी वो जनरल लेवल के लेवल 3 पर है। इसी के बाद जो मेन एग्जामिनर होते हैं वो एक बंदे को इस जगह पर बुलाते हैं और उसे झाऊ को देकर कहते हैं इस बंदे को ठीक होने में 1 से 2 महीना लगेगा, क्योंकि इसने उस ब्लड पिल को खा लिया है, जिस वजह से इसे लेकर जाओ तुरंत ही हॉस्पिटल, वरना इसकी जो बॉडी है और इसका बीस्ट पूरी तरीके से क्रिपल हो जाएगा। ये आगे चलकर लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर जो दोनों लोग होते हैं वो भी उसे ले जाने लगते हैं और ली युआन को कांग्रेस करते हैं। तभी जो मास्टर होते हैं वो ली युआन से कहने लगते हैं तुम सही में काफ़ी ज़्यादा काबिल इंसान हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ली युआन भी उनसे कहता है ठीक है आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं। वो कहते हैं मैं एक मेन एग्जामिनर ही नहीं हूँ, बल्कि मेरी एक एकेडमी है और मैं एक एकेडमी का भी सदस्य हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मो हुआन एकेडमी में आ जाओ। तुम हमारी मोहुआन एकेडमी के बारे में तो जानते ही होगे, वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर कितनी ज़्यादा पावरफुल एकेडमी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम जैसा जो जीनियस है वो हमारी एकेडमी में आ जाए। जिसे सुनने के बाद पहले तो ली युआन जो होता है वो थोड़ा बहुत शॉक होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी जो उसका सिस्टम होता है वो उसे सारी बात बता देता है। तभी जो ली युआन होता है वो कहने लगता है मास्टर मैं आपकी एकेडमी को ज्वाइन कर सकता हूँ, इसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, क्या मैं भी उस चीज़ के बारे में पूछ सकता हूँ। मास्टर उसमें हाँ कहते हैं। वो पूछता है अगर मैं आपकी एकेडमी को ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे क्या चीज़ें मिलेंगी, इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, मतलब आपकी एकेडमी में मेरा क्या फ़ायदा होगा अगर मैं आपकी एकेडमी को ज्वाइन करता हूँ। ये सुनने के बाद थोड़ा देर वो सोचते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका रिएक्शन भले ही शॉकिंग था, लेकिन फिर भी वो उससे अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। वो कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो तुम्हें दिए जाएंगे। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, तुम अगर हमारी एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो मैं टोटली 5 लाख रुपए, 20 स्पिरिट स्टोन वो भी टॉप ग्रेड वाले, और 5 स्पिरिट कोर मिलेंगे, और तुम्हें एक जनरल रैंक का वेपन भी दिया जाएगा। और वो ये सब कहने के बाद शांत हो जाते हैं और उससे कहते हैं अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम हमारी एकेडमी में आना चाहती हो या फिर नहीं, क्योंकि मैंने जो तुम्हें ऑफर दिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी जो ली युआन का बीस्ट होता है वो इन सभी चीज़ों की काउंटिंग करने लगता है और बोलता है जो ये पिल्स दे रहे हैं हमें 5 पिल्स, उनकी कीमत 25 लाख है, और जो वो 20 टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है उनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए तुम इस डील को हाँ कर दो, क्योंकि ये डील काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा है। ये सुनने के बाद ली युआन उससे कहता है क्या तुम्हें भी यही फैसला मेरा सही लगता है। तभी उसका जो सिस्टम होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास अभी और कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होते तो कोई बात थी, लेकिन इतना ज़्यादा जब तुम्हें अच्छा ऑफर मिल रहा है तो तुम्हें ये ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ली युआन भी अब मास्टर के पास जाने लगता है और मास्टर से कहता है मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ कि मैं आपकी एकेडमी को ज्वाइन करूंगा या फिर नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास सोचने का टाइम बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन तभी एक चिल्लाती हुई आवाज़ आती है हुआन अभी तो स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमी में लेना भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था इस स्टूडेंट के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर जो ली युआन होता है वो सोचने लगता है आखिरकार ये बंदा कौन है, इतना ज़्यादा एरोगेंटली बात कर रहा है मास्टर हुआन से। हमें तभी इसका नाम बताया जाता है, इसका जो नाम है वो चेन यू है और ये यांजिंग एकेडमी से आया हुआ है और ये यांजिंग पैलेस का पैलेस मास्टर है, आई मीन वाइस पैलेस मास्टर है ये। यहाँ पर आते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो कहने लगता है हुआन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ, इस जैसे टैलेंटेड बंदे को हमारी एकेडमी में होना चाहिए। और वो तुरंत ही अब ली युआन के सामने कहता है ये जो इसकी एकेडमी है इससे ज़्यादा पावरफुल जो एकेडमी है वो हमारी एकेडमी है, तुम्हें हमारी एकेडमी में ज्वाइन होना चाहिए। और ये जो कुछ भी तुम्हें दे रहा है मैं इस सब चीज़ों का दुगना दूंगा, मैं तुम्हें 5 लाख गोल्ड कॉइन
और टॉप ग्रेड के 40 स्पिरिट स्टोन, 10 बीस्ट पिल्स दूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, जिसको सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब आपस में बात करते हुए जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं एक रेयर टैलेंट की यही कदर होती है, उसको अब सभी अपनी एकेडमी में रखना चाहते हैं क्योंकि उसका टैलेंट सबसे ज़्यादा है और उसके टैलेंट के सामने अभी किसी और का टैलेंट इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसने पूरे के पूरे 10 फ्लोर्स को क्लियर कर दिया है। अब इसी के साथ ही ये दोनों ही मास्टर अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं और तुरंत ही जो मास्टर हान होते हैं वो अपने बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं और उससे कहते हैं आखिरकार तुम्हारी कैसे हुई, जिस बंदे को मैं अपनी एकेडमी में रखना चाहता था तुम उसे अपनी एकेडमी में कैसे ले जा सकते हो। और इसी के साथ वो भी अपनी बीस्ट को बाहर निकालते हुए कहते तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। और वो इसी के साथ ही अपने नेदर फायर टाइगर को बाहर निकाल लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब वो उसको देखकर कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है अगर कि मैं तुम्हें देखकर डर जाऊंगा तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने को तैयार हूँ। और ये दोनों ही अब अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। इन दोनों का ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। इन दोनों के ऑरा के बीच में हमारे हीरो की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। ली युआन बोलता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था इन दोनों का सप्रेशन इतना ज़्यादा होगा। लेकिन तभी इस जगह पर एक फैटी मास्टर आने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ऑरा को रिलीज़ कर रहा था। ये जैसे ही इस जगह पर आता है इन दोनों के जो ऑरा का सेंस होता है वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाता है, जिसे देखकर ली युआन कहता है ये मास्टर क्या इन दोनों से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने तो इस जगह पर आते ही इन दोनों के ऑरा के सेंस को पूरे तरीके से डिसअपेयर कर दिया इस जगह से। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा इसका जो लेवल है वो कितना ज़्यादा हो सकता है। क्या ये बंदा लॉर्ड रैंक को भी कंप्लीट कर चुका है। जैसे ये बंदा इस जगह पर आता है ये कहने लगता है तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि ये जो बंदा है यानी कि ली युआन वो हमारी एकेडमी का स्टूडेंट बनने के लायक है, तुम दोनों हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। और वो ली युआन के सामने कहता है कि अगर तुम मेरी एकेडमी में आना चाहते हो तो मैं तुम्हें इन लोगों से भी ज़्यादा चीज़ें दे सकता हूँ। मैं तुम्हें टोटली 8 लाख गोल्ड कॉइन और काफ़ी सारी चीज़ें दे सकता हूँ, जैसे कि 50 स्पिरिट स्टोन टॉप ग्रेड वाले हो और तुम्हें 20 बीस्ट कोर दूंगा जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी। ये सुनने के बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ ही जो बाकी एकेडमीज के एकेडमी मास्टर्स होते हैं वो भी इस जगह पर आ जाते हैं और सभी लोग अब उसे कहते हैं तुम हमारी यांजिंग एकेडमी में ज्वाइन हो जाओ। यानी कि वो काफ़ी सारी अलग अलग एकेडमीज के नाम ले रहे थे और वो उससे कहने लगते हैं हमारी एकेडमी सबसे ज़्यादा अच्छी एकेडमी है और ये सभी अब ली युआन को अपनी एकेडमी में रखने के लिए कुछ भी कर सकते थे, कितना ही बड़ा झूठ बोल सकते थे। लेकिन तभी जो मास्टर चेन होते हैं वो सभी से कहने लगते तुम सभी को शांत हो जाना चाहिए, यहाँ पर तुम में से कोई भी फैसला नहीं लेगा, तुम सभी अपनी जुबान को बंद करो। ली युआन का खुद का फैसला होगा कि वो किस फैसले को करना चाहेगा। और तभी वो ली युआन से पूछते तुम अपना फैसला बताओ। ली युआन तुरंत ही उनके सामने ग्रीट करता है, उनसे कहता है मैं यहाँ पर खाली 2 ही एकेडमीज में से एक एकेडमी को चॉइस करूंगा, जिनमें से यांजिक एकेडमी और मोहुआन एकेडमी है। बाकी मैं किसी भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद यहाँ पर अब जो वो मास्टर आया हुआ था यानी कि वो फैटी मास्टर वो कहता है तुम्हें अगर कभी भी मेरी ज़रूरत हो तुम तुरंत ही मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर देना, ये मेरा कार्ड है। और वो तुरंत ही उससे कहता है थैंक यू मास्टर जो आप मेरे ऊपर इतनी दया दिखा रहे हैं, मुझे पता है आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और अब वो मास्टर भी इस जगह से चला जाता है। ये दोनों कहने लगता है चलो ठीक है। अब यहाँ पर वो भी चले गए हैं तो तुम जल्दी बताओ हम दोनों में से तुम किसे चुनने वाले हो, यानी कि तुम हमारी एकेडमी से किस एकेडमी में जाने वाले हो। ये सुनने के बाद तो अब ली युआन का दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन वो बोलता है कि कुछ टाइम बाद जब सभी लोग एकेडमी में नाम लिखाने लग जाएंगे तब मैं आपकी एकेडमी में नाम लिखवा लूंगा, आप दोनों में से जिसकी एकेडमी मुझे पसंद होगी। अब इसी के साथ ये दोनों जाने लगते हैं और यहाँ पर ये दोनों जाते हुए भी काफ़ी ज़्यादा आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। दोनों ही आपस में कहने लगते हैं मैं तुमसे नहीं डरता, तुमने यहाँ पर मेरे स्टूडेंट को चोरी करने की कोशिश करी है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और जाते जाते भी ये इतना ज़्यादा लड़ रहे होते हैं जैसे कि ये दोनों बहुत ज़्यादा पुराने दुश्मन हो। इसी के साथ ही जो ली युआन का सिस्टम होता है वो बाहर आते हुए कहता है तुम्हारे सामने तो अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, तुम दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उसके लिए। लेकिन ली युआन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता वो आखिरकार कौन सी एकेडमी ज्वाइन करे। वो अपने दिमाग में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। उसी टाइम पर सूज के सामने आती है। सूज से कहती है आखिरकार तुम कौन सी एकेडमी को चॉइस करने वाले हो, मुझे नहीं लगा था बिल्कुल भी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अब ये दोनों ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सू ली युआन से कहने लगती है कहीं तुम उसी एकेडमी को तो चॉइस नहीं करने वाले जिसे मैं चॉइस करने वाली हूँ। इस पर ली युआन उसे आंसर देते हुए कहता है इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो हम शायद से एक दूसरे का ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रख पाएंगे, इसीलिए तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम कौन सी एकेडमी को चॉइस करने वाली हो। तो वो मोहुआन एकेडमी के बारे में कहती है, जिस पर ली युआन उससे पूछता है आखिरकार ऐसा क्यों है। तो वो कहती है जो यांजिंग एकेडमी है वहाँ पर कोई ऐसा बंदा रहता है जिसको देखना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो वहाँ पर मेरा जाने का कोई भी सवाल नहीं उठता, इसीलिए मैं जो मोहुआन एकेडमी है उसी एकेडमी में जाने वाली हूँ। और गाइस ये हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता उस जगह पर ऐसा कौन बंदा है जो सू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है या फिर वो उसके बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है
ली युवान के घर का सीन, जिस जगह पर उसे एक सिल्वर कलर की पेटी मिली हुई होती है, जो उसका सिस्टम ने उसे दी थी, क्योंकि आज उसने जो फाइट जीती थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फाइट थी। और तभी वो जब उस पेटी को खोल रहा होता है, वो सभी सोच रहे होते हैं आखिरकार उसके अंदर से क्या निकलेगा। तभी उसके अंदर से एक क्लॉ निकलता है, जो कि एक फायर टाइप क्लॉ था और ये एक जनरल रैंक का वेपन था। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन होता है, जिसके बारे में वो भी सोच रहा होता है। ली युवान कहता है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तभी जो उसका सिस्टम होता है उसे बताता है ये एक जनरल रैंक का वेपन है, अगर तुम इससे किसी भी बंदे के ऊपर या किसी भी बीस्ट के ऊपर हमला करोगे तो उसे पूरी तरीके से फायर से कवर कर दिया जाएगा। इसीलिए जो ये वेपन है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली वेपन है। इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये लगभग 1000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को मिलाकर बनाया गया है। जिसे सुनने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या सही में इसमें 1000 स्पिरिट स्टोन का यूज़ किया गया है, तो ये ज़रूर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो वैसे बताता है लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये तक का तो ये होगा ही। ली युआन भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी भी इतने ज़्यादा कॉस्टली वेपन के बारे में नहीं सुना था। वो कहता है सही में तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसलेस है और मैं इसको बिल्कुल भी कभी परचेज नहीं कर सकता था। लेकिन तभी जो उसका पेट होता है वो उसे बताता है कि इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन होते हैं। जो एम्परर रैंक का वेपन होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन कहा जाता है। इसीलिए तुम्हें शायद से एक बार एम्परर या फिर डिवाइन रैंक के वेपन को भी टेस्ट करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो कहता है हाँ, अगर मेरे पास इतना ज़्यादा पैसे हुए कि मैं उन्हें परचेज कर सकूँ तो मैं ज़रूर उन्हें परस्यू करूँगा। तभी उसका सिस्टम उससे पूछता है तुम किस एकेडमी को ज्वाइन करने वाले हो, तो वो उस पर उसी से क्वेश्चन करता है मुझे किस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। वो उसे बताने लगता है तुम्हें मोहुआन एकेडमी को चॉइस करना चाहिए, क्योंकि मोहुआन पे एकेडमी जो है वहाँ पर काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए। वहाँ पर काफ़ी सारी रैंकिंग्स भी हैं जिनके हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं। ड्रैगन रैंकिंग भी उनमें से एक रैंकिंग है। और जो दूसरी एकेडमी है वहाँ पर भले ही तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज दिए जा रहे हों, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल भी टफ कंपटीशन नहीं है तुम्हारे लिए। वहाँ पर का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन मोहुआन में जो तुम्हें कंपटीशन पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। इसीलिए तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रांग बनने के लिए मोहुआन एकेडमी को चूज़ करना चाहिए। जहाँ सूझ आ रही है वहीं तुम्हें भी जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम ही ने तो उससे कहा था कि जहाँ पर तुम जाओगी उसी जगह पर मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। तो रखो एक दूसरे का ख्याल। इसी के बाद ली युआन अपने सिस्टम की बात को काटते हुए कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए मोहुआन एकेडमी ही जाना चाहिए। मैं ज़रूर मोहुआन एकेडमी जाऊँगा और अपने लेवल को और ज़्यादा बढ़ा लूँगा। और अब यहीं से वो डिसाइड कर लेता है कि वो मोहुआन एकेडमी ही जाएगा। वो बिल्कुल भी दूसरी एकेडमी यानी कि यांजिन एकेडमी और बाकी किसी भी एकेडमी में नहीं जाएगा। इसी के बाद अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, जो कि मोहुआन एकेडमी होती है उसमें मास्टर हान से मिलने के लिए मास्टर चेन आए हुए होते हैं। जो मास्टर चेन होते हैं वो उसे खुशखबरी देते हुए कहते हैं ली युआन ने मेरी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वो इस पर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। मास्टर चेन कहने लगते हैं मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछने आया, तुम मुझे सू के बारे में बताओ, क्या उसने भी तुम्हारी एकेडमी को ज्वाइन किया है। तभी वो कहने लगते हैं हाँ, तूने भी मेरी ही एकेडमी को ज्वाइन किया है, क्या उसके बारे में कोई स्पेशल बात है। इसी के बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब यहाँ पर वो दोनों के दोनों एडमिशन करवाने आए थे। ली युआन जिस जगह पर एडमिशन करवाते ही अपने जो फंड था उसके बारे में बात कर रहा था, जो इन्हें पैसा और सामान मिलने वाला था उसके बारे में। लेकिन तभी वो जो मास्टर होते हुआन वो कहने लगते हैं ये तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में बात करी है। जैसे ही तुम इस जगह पर नाम लिखवा लेते हो उसके बाद तुम्हें ये सब चीज़ें मिल जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी लेट हो जाएंगी। और वो सू से भी इसके बारे में पूछने लगते हैं क्या तुम्हें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है जल्दी। लेकिन सू तुरंत ही मना कर देती है और कहती है मुझे इस सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपका ये जो टाइम है उसी टाइम पर आप मुझे इसे डिलीवर करिएगा, उससे पहले डिलीवर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इसी के बाद ये स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मास्टर हुआन मास्टर चेन से कहते हुए कहते हैं कि मुझे उस लड़की के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लगा कि वो बिल्कुल भी ली युआन की तरह कमज़ोर फैमिली की नहीं है, बल्कि पावरफुल फैमिली की है। मास्टर चेन हामी बढ़ते हुए कहते हैं तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो ली युआन होता है उसके घर पर वो सामान पहुंच चुका होता है 3 दिन के अंदर। ली युआन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो अपने स्पिरिट स्टोन को वापस से कन्वर्ट करने के लिए इस जगह पर आया हुआ था। ली युआन अपनी एकेडमी के ही बारे में बात कर रहा था कि वो एकेडमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन 2 महीने बाद हमें वापस से स्कूल में जाना होगा, यानी कि एकेडमी में जाना होगा और वहीं पर फिर हम रहेंगे शायद से। तभी उसका सिस्टम बाहर आता है, उससे कहता है तुम्हें एकेडमी में काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, जिनमें से जो वो आर्मर दिया है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और वैसे भी वो जिस अलॉय से बना है वो अलॉय भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ली युआन कहता है हाँ, यहाँ पर आज मुझे जो सामान को कन्वर्ट करना है उसके बाद तो 2 महीने में मैं इतना ज़्यादा परिवर्तन कर लूँगा, इतना ज़्यादा अपनी लेवल को बढ़ा लूँगा कि कोई भी इसे नहीं सोच सकता। इसी के बाद हम देखते हैं ली युआन शॉपकीपर के पास आता है। वो शॉपकीपर कहने लगता है क्या तुम वापस से लो रैंक के स्पिरिट स्टोन लेने के लिए आए हो, आखिरकार तुम्हें कितने चाहिए। ली युआन तुरंत ही 5000 की बात कर देता है, जिसे सुनकर वो भी हैरान रहता है, लेकिन
ये सब उसका काम था, जिस वजह से वो सारे सामान को ट्रक में एक्सपोर्ट कर देता है और इसी के बाद उसे थैंक्स कहते हुए इधर से जाने लगता है। लेकिन ली युआन के थैंक्स को सुनकर वो कहता है, तुम्हें थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये बंदा अपने जो पिग है उसको खाना खिलाने के लिए ये सब कुछ लेकर जा रहा है। लेकिन जो ली युआन होता है वो तुरंत ही इस गाड़ी को अपने घर पर ले आता है और घर पर सारे सामान को रख देता है। लेकिन उसका सिस्टम उससे पूछता है, तुम इस सामान को घर लेकर क्यों आए हुए हो? तो वो उसे बताता है कि वो इसे घर इसलिए लेकर आया है क्योंकि वो इसे गोडाउन में नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके जो पेट है उसका आकार अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर वो उस जगह पर उनसे लेकर जाएगा तो काफ़ी सारे लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए वो उस जगह पर नहीं ले जाना चाहता है। उसे क्या करना चाहिए, वो अपने सिस्टम से राय पूछने लगता है। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है, तुम इस स्पिरिट स्टोन को खुद से एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो वो उससे कहता है, मैं इसे खुद से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तो इससे मेरे पेट को क्या फ़ायदा होगा? वो उससे कहता है, तुम्हारे पास एक जीनियस सिस्टम है, इसीलिए जो तुम्हारा सिस्टम है वो तुम्हारी सारी एनर्जी को तुम्हारे पेट तक पहुंचा देगा, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम एक स्पीड बीज नहीं हो, इसीलिए तुम इसे धीरे धीरे कर एब्जॉर्ब कर पाओगे। तुम एक दिन में 50 से 60 स्टोन ही एब्जॉर्ब कर सकते हो। और इसी के बाद ही वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो फर्स्ट स्पीड स्टोन को एब्जॉर्ब करता है, उसका सिस्टम उसे बताता है उसे 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला है। और ऐसे ही अब हमें एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं। वो एक दिन बाद के टाइम को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है मैं 1 महीने में शायद से इन स्पीड स्टोन को ख़त्म कर लूँगा, इसीलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पावर 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा आगे तक बढ़ जाएगी। इसी के बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और वो दिनों दिन काफ़ी सारे स्पीड स्टोन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें जो उसका पेट होता है वो भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रख रहा था और वो उसे बार-बार उसके रिवॉर्ड के बारे में बता देता है, जब भी उसे जो भी रिवॉर्ड मिलने वाला था। इसी के बाद हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। 5 दिन बाद जो उसका सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि अभी तक उसने 49 स्पीड स्टोन को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है स्टार्टिंग दिन से, क्योंकि स्टार्टिंग दिन में उसने टोटली 30 स्पीड स्टोन को एब्जॉर्ब कर लिया था और अभी टोटली 2 दिनों में उसने खाली 49 ही स्पीड स्टोन को एब्जॉर्ब किया है। इसीलिए उसे अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाना होगा अगर उसे अपनी पावर को बढ़ाना है तो। ये सुनने के बाद वो कहता है, ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ करूँगा। और इस बात पर वो भी खुश होते हुए कहता है, ठीक है, तुम अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें मोहुआन एकेडमी के कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट कहने लगते हैं, जल्द ही यहाँ पर जो मैं रिटायर होने वाला हूँ, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा है। इस बार जो हमारा टैलेंट हमारी एकेडमी में आया है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी एकेडमीज़ को भी उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे टैलेंट्स मिले हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन सभी टैलेंट्स के बीच में मुकाबला करवाया जाए। इसीलिए मैंने सभी जितने भी एकेडमीज़ हैं हमारे आसपास में और जितनी भी एकेडमीज़ बड़ी बड़ी एकेडमीज़ हैं उन सभी को एक नोटिस भेजने के बारे में सोचा है कि वो हमारे साथ एक कॉम्पिटिशन करें, हमारे जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके और उनके स्टूडेंट के बीच, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लड़ाई होगी, क्योंकि हम इन नए टैलेंट्स की पावर भी देख सकते हैं। इस बात से सभी लोग एग्री होते हैं, लेकिन वो सभी लोग कहने लगते हैं, मास्टर इस चीज़ को कब करना है? वो बताते हैं कि हम मैं जल्द ही रिटायर हो सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिटायर होने से पहले इन सब चीज़ों को देख लूँ। और जहाँ तक है ये मुकाबला मेरे रिटायर होने से पहले ही हो जाएगा, इसीलिए तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब सभी लोग इसी के बारे में बात करने लगते हैं। जितनी भी एकेडमी से हमारे वहाँ पर स्टूडेंट आएंगे, हम उनकी पावर्स को भी देख पाएंगे और वो लोग भी हमारी स्टूडेंट की पावर्स को देखेंगे और टेक्निक्स भी हमें काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी, जो कि अमेजिंग होगा। इसीलिए हमें इसे मना नहीं करना चाहिए और वो सभी लोग इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं, चलो ठीक है, तुम लोग यहाँ पर खुद से डिसाइड कर लेना हमारे एकेडमी से वो 10 या 12 स्टूडेंट कौन से होंगे जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुनने के बाद जितने भी इस जगह पर बंदे बैठे होते हैं वो सभी कहने लगते हैं, हमारे पास ड्रैगन लिस्ट में काफ़ी सारे बंदे हैं, हम उनमें से किसी भी बंदे को इस फाइट के लिए भेज सकते हैं आगे। लेकिन मास्टर तुरंत ही मना करते हुए उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई मेरी बात? हमें 10 या 12 बंदे चाहिए, जिनमें से 2 बंदे सपोर्टिव होंगे और बाकी जो मेन फाइटर होंगे वो होंगे। मैं इस सब चीज़ों के बारे में कह रहा हूँ क्योंकि वो सभी बंदे नए होने चाहिए। हमारे एकेडमी में 1 साल से ज़्यादा पुराने स्टूडेंट को इसमें नहीं गिना जाएगा। जो नए स्टूडेंट अभी अभी एकेडमी में ज्वाइन हुए हैं और जिनको अभी 1 साल नहीं हुआ, वही स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि बाकी सारी एकेडमीज़ में अभी तक क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इनकी एकेडमीज़ में तो अभी जो नए स्टूडेंट हैं उनकी तो क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि इन बंदों ने तो अभी तक उन नए स्टूडेंट्स को देखा भी नहीं है। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी एकेडमी में जो कि ड्रैगन लिस्ट में अभी भी हैं और ड्रैगन लिस्ट के बंदों के साथ भी कम्पीट कर सकते हैं, जिनमें से एक बंदा शॉन्ग जियान है और मैं उसको भेजना चाहूँगा। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं वो उस बंदे के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो शॉन्ग जियान है वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी एक एम्परर रैंक के बंदे के सामने नहीं टिक सकता। यानी कि जिस बंदे के बीस्ट का लेवल एम्परर रैंक होगा उसके सामने बिल्कुल भी वो स्टैंड नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए। अगर कोई बंदा एम्परर रैंक के स्पिरिट मास्टर के बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है तो उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए तुम सोच समझकर बात करो। तभी हमें इस जगह पर मास्टर हुआन को भी दिखाते हैं। मास्टर हुआन इस जगह पर शांत है, लेकिन जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं, तुम लोगों को किस तरीके से तैयारी करानी है इस बारे में तुम लोग अच्छे तरीके से सोच लेना और आपस में बात भी कर लेना। लेकिन मैं तुमसे अब इतना ही कहूँगा
कि इस ये जो भी कम्पीट है इसमें हमारे स्टूडेंट को भी अच्छा रैंक हासिल करना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं 2 मास्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से मास्टर हुआन भी एक होते हैं। मास्टर हुआन को देखकर जो एक बंदा होता है वो कहने लगता है, तुमने इस घटिया स्टूडेंट को क्यों चॉइस किया है? ये तो एक ई रैंक का बंदा है। इसमें से जो मिस सू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये लड़की का जो रैंक है वो भी अच्छा है और इसने जो परफॉर्म किया है वो भी अच्छा है। तभी मास्टर रुआन उससे कहते हैं, जरा उसको स्क्रॉल करो और उस बंदे के बारे में चेक करो। जैसे ही वो उस बंदे के बारे में पढ़ता है, यानी कि ली युआन के बारे में, वो ऐसे ही शॉक हो जाता है। वो कहता है, इसने 10th फ्लोर को क्लियर कर लिया है, पूरे के पूरे ट्रायल को खत्म कर दिया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है। तभी जो मास्टर होते हैं वो उसे बताते हैं कि इस बंदे ने पूरे के पूरे 20 ट्रायल को एक ही बार में ख़त्म कर दिया। इससे पहले इसने कभी भी टेस्ट नहीं दिया था और ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग बात है। तभी जो वो बंदा होता है वो कहता है, क्या तुम्हें इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगती? तो उससे कहते हैं, हाँ मुझे इसमें गड़बड़ लगती है। अगर मैंने इन सब चीज़ों को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा होता, लेकिन मैंने उस बंदे के टैलेंट को अपनी आंखों के सामने देखा है। इसी के बाद अब ली युआन के घर का सीन दिखाते हैं और ली युआन अभी भी काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब कर रहा था। उसका जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है, तुम लगातार 1 महीने से इन सब चीज़ों को कर रहे हो, यानी कि स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब कर रहे हो और अभी तक तुमने 2500 स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। लेकिन अभी तुम बिल्कुल भी एब्जॉर्ब करना बंद कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे जो पेट का लेवल है उसे भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम कोई स्किल चाहते हो तो तुम्हें अभी एक स्किल मिल सकती है। अगर तुम 1 लाख रुपए का यूज़ करो तो तुम्हें एक नई स्किल मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगी। इसका यूज़ तुम कर सकते हो कभी भी और ये स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो जैसे ही एक एसएस रैंक की स्किल के बारे में सुनता है तो वो कहता है, ठीक है मैं इस स्किल को परचेस करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए 1 लाख रुपए पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा कम, और वो तुरंत ही इस स्किल को परचेस कर लेता है। जिसे जैसे ही वो परचेस करता है, जो उसका सिस्टम होता है वो उसे रिवॉर्ड के रूप में कहता है, मैं तुम्हें 500 कॉइन्स एक्स्ट्रा देता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब ली युआन उससे कहता है, तुरंत ही मेरे बीस्ट कि पावर लेवल के बारे में बताओ, आखिरकार उसका लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है, तुम अपने पॉइंट्स से भी अपने बीच के लेवल को अपग्रेड कर सकते हो। अगर ऐसा तुम करना चाहते हो तो करो। तुरंत ही ऐसी बात सुनकर ली युआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उससे कहता है, मेरे पास कितने कॉइन है जल्दी मुझे बताओ। तो वो उसे बताता है उसके पास 1.5 मिलियन पॉइंट्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं उसके लिए। जैसे ही वो ये बात सुनता है, उसका सिस्टम उससे कहने लगता है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा है तुम्हारे पास और इससे तुम अपने बीस्ट को शायद से अपग्रेड तो कर ही सकते हो। तुरंत ही वो उससे कहने लगता है, ठीक है उसके जल्दी जल्द जिन जिन चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए मैं कह रहा हूँ उन चीज़ों को अपग्रेड कर दो। वो सबसे पहले उसके चारों तरफ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मर की बात करता है और उसे ये भी बताता है उसकी हाइट को भी अपग्रेड कर दो और इसके साथ साथ जो उसके क्लॉज हैं उनकी पावर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दो। और वो जैसे ही ये सब कुछ कर देता है, उसके बीस्ट जो होता है वो तुरंत ही पीक लेवल पर पहुंच जाता है जनरल रैंक के। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन अभी भी वो किंग रैलम से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, जिसे देख वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। वो कहता है, मेरा भी इस जनरल रैंक का नहीं होना चाहिए था, मुझे लगा था वो किंग रैलम में पहुंच जाएगा, मुझे इतने सारे कॉइन्स वेस्ट नहीं करने चाहिए थे, मुझे तो लगा था वो एम्पर रैंक पे पहुंच जाएगा। लेकिन तुरंत ही जो उसका सिस्टम होता है उसे बताता है, अभी तुम्हारे पास 250 स्पिरिट स्टोन और बचे हैं, अगर तुम इन्हें एब्जॉर्ब कर लोगे तो तुम्हें तुरंत ही 2.5 मिलियन पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो जैसे ही इस बारे में सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसका सिस्टम उसे कहता है, मैं इसमें तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करूंगा, चलो ठीक है स्टार्ट करो अब एब्जॉर्ब करना। लेकिन उसका सिस्टम उसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताता, जैसे कि सू के कॉल्स ने इस टाइम तक 2000 कॉल्स कर दिए थे ली युआन को, लेकिन उसने एक भी कॉल पिक नहीं किया था, जिसके बारे में सिस्टम को सब कुछ पता था। इसी के बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं हमें। अब 1 महीने बाद के सीन में कुछ भी नहीं बताया जाता ली युआन के बीस्ट के बारे में, लेकिन सू और मास्टर हुआन उसके पास पहुंच चुके थे। जो सू होती है वो उससे कहने लगती है, मैंने तुम्हें 2000 कॉल्स किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। ली युआन इस बात पर कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपने पावर्स को बढ़ाने में, इसीलिए मैं तुम्हारे कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन अब हम दोनों तो एकेडमी में ही हैं, इसीलिए हमें कॉल्स की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कभी भी आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मास्टर भी अब उन्हें उस ट्रेन के अंदर ले आते, क्योंकि ये दोनों ही अब इस ट्रेन से एकेडमी की तरफ जाने वाले थे। मास्टर कहते हैं, मुझे लगता है तुम जल्द ही एकेडमी पहुंच जाओगे सही सलामत। तभी जो ली युआन होता है वो उनसे कहता है, सही सलामत कहने का आपका क्या मतलब है? अब जो मास्टर होते हैं वो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, इसीलिए वो दाएं बाएं बाकी सारी चीज़ों को देखने लगता है। ली युआन तुरंत ही जो सू होती है उससे पूछता है, तुमने अपने बीस्ट के लेवल को कहाँ तक पहुंचा दिया? तो वो उसे बताती है वो जनरल रैंक के 3 स्टार पर पहुंच गया है। लेकिन ये कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम जब झाओ से फाइट कर रहे थे तब तुम्हारा जो बीस्ट का रैंक था वो भी जनरल रैंक के 3 स्टार पर ही था, इसीलिए मुझे अभी तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। ली युआन उससे कहता है, वैसे भी तुमने जो प्रतिभा दिखाई है, यानी कि जो तुम्हारा टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं बिल्कुल भी इतने ज़्यादा टैलेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तुमसे, यानी कि जो तुम्हारा टैलेंट है वो नॉर्मल ह्यूमन से तो काफ़ी ज़्यादा है। ली युआन फिर से मास्टर से कहता है, आपका यहाँ पर सही सलामत कहने का क्या मतलब था? हम इतनी ज़्यादा महंगी ट्रेन में आखिरकार क्यों जा रहे हैं अगर हम सेफ ही नहीं पहुँचेंगे? तो मास्टर उन्हें बताते हैं, आगे जब वो मिड एरिया में पहुँच जाएंगे तो उन्हें ऐसा लगता है उनके सामने काफ़ी ज़्यादा बड़े खतरे होंगे, क्योंकि बीस्ट का एक जो झुंड है वो इसी ट्रेन के पीछे पड़ा हुआ है, और अगर उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। और अगर उसमें कोई किंग रैलम का बीस्ट हुआ, एम्परर रैलम का बीस्ट,
यानी कि डीमन हुआ तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो भी खाली उस बीस्ट को 5 ही मिनट के लिए रोक पाएंगे। अब ये सुनने के बाद तो ली युआन की भी हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है अगर मास्टर 5 ही मिनट तक उसे रोक पाएंगे तो मेरा तो कोई सामना ही नहीं है उसके सामने, मैं तो एक ही बार में ख़त्म हो जाऊंगा। इसीलिए लगता है मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, मुझे भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। मास्टर उन दोनों से कहते हैं तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में तुम्हें ये आराम नहीं मिलने वाला। जब तुम एकेडमी पहुंच जाओगे तुम्हारे सामने काफ़ी ज़्यादा खतरे होंगे। जैसे ही जो सू होती है वो बीस्ट के बारे में सुनती है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो मास्टर से कहती है कि आप डीमंस के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आज से पहले कभी भी डीमन से फाइट नहीं करी। लेकिन मास्टर हंसते हुए उनसे कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं इस जगह पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें पूरा भागने का मौका दूंगा अगर डीमन इस जगह पर आ जाते हैं तो। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इस ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। ये ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इतनी स्पीड में इस जगह से निकल रही थी, इसके ऊपर कोई भी डीमन अटैक नहीं कर सकता था। लेकिन तभी जो हेडक्वार्टर होता है वो इस ट्रेन के जो भी पैसेंजर होते हैं उन सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि बीच की जो वेव है उन्होंने इसकी ट्रेन के आगे वाले जगहों पर हमला कर दिया है, इसीलिए आगे वाली जगह क्लियर नहीं है, जिस वजह से इस ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है आगे जाने में। इसीलिए अगर आप लोग इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तभी जो एक बंदा होता है वो इस जगह पर आ जाता है और वो मास्टर से कहने लगता है आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए, ये काम आप बहुत ज़्यादा इजीली कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता वो लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि इन लोगों को उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसीलिए ये चाहते थे इनके जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग इनकी हेल्प करें। और ये हाथ जोड़कर यहाँ पर इन सभी पैसेंजर के लिए उनसे भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि इन पैसेंजर की जान खतरे में थी। इसीलिए ये लोग मास्टर से हेल्प मांगते, तो मास्टर भी इस बात के लिए तैयार हो जाते और मास्टर कहने लगता है ठीक है मैं आगे जाकर तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, क्या तुम लोगों के पास रेगिस्तान में चलने वाली बाइक्स हैं? तो वो इसके लिए हाँ करते हैं और वो कहते हैं कि आप दोनों बाइक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हमें इस खतरे से निकाल दीजिए। जिस पर मास्टर भी मान जाते हैं और मास्टर अपने दोनों स्टूडेंट से कहते हैं क्या तुम दोनों भी इस जगह पर मेरे साथ आना चाहोगे? सू तो मान जाती है, ली युआन भी मान जाता है और वो दोनों ही कहने लगते हैं हम आपके साथ ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। मास्टर कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम उस जगह पर आने को तैयार हो तो मैं भी तुम दोनों की पावर्स को देख लूंगा, आखिरकार तुमने इतने दिनों में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। इसी के बाद अब इस ट्रेन को थोड़ा आगे तक ले जाया जाता है, क्योंकि इस ट्रेन को थोड़ा ही आगे तक ले जाया जाने वाला था, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़कर खुद ही उन मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे। जिस पर अब ली युआन और मास्टर कुछ बातें करने लगते हैं। वो मास्टर डी ली युआन से कुछ चीज़ें पूछ रहे होते हैं, जिसका ली युआन आंसर करता है। मास्टर से ली युआन कहता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आने। इसी के बाद जो सू होती है वो बोलने लगती है मुझे ये बाइक बिल्कुल भी चलानी नहीं आती। तो मास्टर उससे कहते हैं तो तुम ली युआन के साथ आ जाना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ली युआन के साथ आने में, मुझे ऐसा लगता है। और मास्टर इस बाइक को लेकर निकल जाते हैं। ली युआन कहने लगता है मास्टर आप रुक जाइए। और तभी वो ली युआन से पूछती है क्या तुमने कभी इस चीज़ को चलाया है? तो ली युआन मना करता है, वो कहता है मेरे पास कभी भी इतना पैसा नहीं हुआ कि मैं ऐसी चीज़ों को बाय कर सकूँ, लेकिन मैं इसे ज़रूर चला लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये भी एक बाइक की तरह है। और जब वो उसे चलाता है तो उसे पता चल जाता है ये सही में एक बाइक की तरह है, और वो भी अब इस बाइक को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं इस टाइम पर। और उसने उसे अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ था। ली युआन तुरंत ही अब इसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और अब ये बाइक जो होती है वो इतनी ज़्यादा स्पीड में चल रही होती है, ये उस ट्रेन की स्पीड को भी क्रॉस कर देती है, जिससे सू और ज़्यादा ज़ोर से ली युआन को गले लगा लेती है। और ली युआन अब सू के साथ आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वो मास्टर के पास भी पहुंच जाता है। और मास्टर के पास पहुंच कर कहता है मास्टर हमें वो जगह कहाँ पर मिलेगी जिस जगह पर हमें उन लोगों के ऊपर हमला करना है, यानी कि उन मॉन्स्टर्स के ऊपर। तो मास्टर कहते हैं चलो तुम रुको, थोड़ा ही आगे वो जगह मिल जाएगी। वो मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, इसीलिए अगर तुम लोगों को बचने का मौका मिले और भागने का मौका मिले तो तुरंत ही भाग जाना, तुम्हें उस जगह पर रुक कर फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मास्टर तुरंत ही अपनी बाइक को छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप था और वो अपने बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। इसी के साथ ही वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। ओके बाय गाइस।